नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है नोएडा और इसी नोएडा शहर की रहने वाली है रश्मि गुप्ता। रश्मि जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। रश्मि के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 भाई और एक बहन है, जिसमें रश्मि सबसे बड़ी है। रश्मि जो दिखने में जितनी खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज है। दरअसल रश्मि जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में उसे नौकरी भी मिल जाती है, जहां पर रश्मि ठीक ठाक पैसा भी कमाने लगती है। लेकिन रश्मि जब ठीक ठाक पैसा कमाने लगती है, उसके परिवार वाले अपने इलाके के रहने वाले राहुल गुप्ता के साथ उसकी शादी भी तय कर देते हैं। राहुल जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। दरअसल रश्मि जब राहुल को देखती है, उसे पसंद ही नहीं करती है, बल्कि दोनों के परिवार वाले दोनों की सगाई भी कर देते हैं। राहुल और रश्मि की जब सगाई हो जाती है, उसके बाद दोनों अक्सर फोन पर बातचीत भी करने लगते हैं और इधर दोनों के परिवार वाले दोनों की शादी की तैयारियां करने लगते हैं। लेकिन रश्मि का ही एक रिश्तेदार है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहता है। दरअसल उसी रिश्तेदार के घर में एक फंक्शन होता है, जिसमें रश्मि के पूरे परिवार को बुलाता है। लेकिन रश्मि का पिता उससे कहता है कि दरअसल हम वहां नहीं जा पाएंगे, बल्कि तुम ही जाकर घुमाओ और चाहो तो अपने साथ राहुल को भी लेकर जाओ। जब राहुल को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, रश्मि भी ग्वालियर जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर 4 अप्रैल को रश्मि और राहुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर ग्वालियर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों ग्वालियर पहुंच पाते, ट्रेन में ही राहुल रश्मि से कहता है कि तुम्हारे रिश्तेदार के घर पर फंक्शन तो कल है, क्यों ना आज की रात किसी होटल में ठहर जाते हैं। राहुल जब होटल में ठहरने के लिए कहता है, रश्मि इसके लिए तैयार नहीं होती है। उसके बाद राहुल रश्मि को समझाते हुए कहता है कि दरअसल हमारी शादी 2 महीने बाद होने ही वाली है, तो आखिरकार तुम्हें परेशानी किस बात की है। इस पर रश्मि राहुल को जवाब देते हुए कहती है कि जो चीज शादी के बाद होनी चाहिए, उसे पहले नहीं करनी चाहिए। लेकिन राहुल जब रश्मि के ऊपर बार बार दबाव डालना शुरू करता है, आखिरकार ना चाहते हुए भी रश्मि राहुल की बात मान जाती है और दोनों जब ग्वालियर पहुंचते हैं, राहुल रश्मि को लेकर एक होटल में जाता है, जिसका नाम है उत्तम पैलेस। दरअसल दोनों जब उत्तम पैलेस के रिसेप्शन पर जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर एक 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। दोनों जब कमरा बुक करने के लिए कहते हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों की आईडी और मोबाइल नंबर लेकर रजिस्टर में एंट्री करता है और फिर दोनों को एक कमरा अलॉट कर देता है। उसके बाद राहुल रश्मि को लेकर कमरे में जाता है और दरवाजा बंद करके सीधे रश्मि के ऊपर टूट पड़ता है। दरअसल राहुल रास्ते में ही जो तरह तरह का सपना देखता आ रहा था, कमरे के अंदर जाते ही उसे पूरा करने लगता है। हालांकि रश्मि को भी ये मालूम था कि राहुल होटल में ठहरने के लिए क्यों कह रहा है, इसीलिए राहुल जब रश्मि के साथ मस्ती करना शुरू करता है, रश्मि भी उसे मना नहीं करती है। कमरे में जाने के बाद दोनों सबसे पहले बेड पर जाते हैं और अपनी हसरतें पूरी करते हैं। जब 1 घंटे का समय गुजर जाता
जाता है। दोनों खाना खाकर आराम करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही 2 घंटे का समय गुजरता है, राहुल की तमन्ना फिर से जाग जाती है। उसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर तक दोनों जमकर मेहनत करते हैं। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है, दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती है और किसी को एक दूसरे से कोई शिकायत भी नहीं होती है। अगले दिन रश्मि राहुल को लेकर अपने रिश्तेदार के घर पर जाती है और तमाम रिश्तेदारों से राहुल का परिचय करवाती है। जब फंक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद राहुल और रश्मि दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। हालांकि दोनों जब घर पर आते हैं, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताते हैं कि दरअसल हम एक रात होटल में ठहरे थे। उसके बाद दोनों अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही 2 सप्ताह का समय गुजरता है, इधर 20 अप्रैल को रश्मि जब अपनी ड्यूटी पर जाती है, तभी उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है और साथ ही साथ एक मैसेज भी आता है। दरअसल रश्मि जब अपना व्हाट्सएप देखती है तो उसमें लिखा हुआ था कि जो कुछ भी इस वीडियो में है, इसे देखने के बाद अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुमको बदनाम कर दूंगा। रश्मि जैसे ही उस वीडियो को देखती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस वीडियो में रश्मि राहुल के साथ संबंध बनाते हुए दिखाई दे रही थी और वो वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि ग्वालियर के उसी होटल का था जहां पर रश्मि और राहुल एक दूसरे से मुलाकात किए थे। रश्मि जब उस वीडियो को देखती है, उसका शरीर कांपने लगता है। दरअसल रश्मि को ये समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। रश्मि सबसे पहले राहुल के नंबर पर फोन करती है और उसे अपने पास बुलाती है। राहुल जब रश्मि के पास जाता है, रश्मि राहुल को जब वो वीडियो दिखाती है तो राहुल की हालत भी एकदम से खराब हो जाती है। दरअसल राहुल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वो शख्स कौन है और उसके पास ये वीडियो कैसे आया है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आखिरकार बातचीत करके एक फैसला करते हैं कि क्यों ना उस नंबर पर बातचीत किया जाए और उसका मकसद समझा जाए। इसीलिए राहुल उस नंबर पर फोन करता है और उससे बातचीत करता है। लेकिन राहुल जब उससे बातचीत करता है, वो लड़का अपना परिचय राहुल को नहीं देता है, बल्कि राहुल को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल ना करूं तो तुम 2.5 लाख रुपए का इंतजाम करो। हालांकि राहुल और रश्मि जो उतना भी बेहतर घर या परिवार से नहीं है कि तुरंत ही 2.5 लाख रुपए का इंतजाम कर सके। वो लड़का जब फोन रख देता है, उसके बाद राहुल ये सोचने लगता है कि आखिरकार 2.5 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करे। दरअसल दोनों काफी सोच विचार करते हैं, लेकिन दोनों का दिमाग काम ही नहीं करता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, वो लड़का बार बार रश्मि के नंबर पर फोन करता है और उसे धमकी देने लगता है। दरअसल वो लड़का जब भी रश्मि के नंबर पर फोन करता है तो सिर्फ एक ही धमकी देता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। धीरे धीरे 10 दिन का समय गुजर जाता है। राहुल और रश्मि अपनी तमाम कोशिश तो करते हैं, लेकिन बावजूद इसके 2.5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाते हैं और दोनों चाहकर भी इस बारे में अपने परिवार वालों को बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि दोनों को ये डर सताने लगता है कि अगर घर वालों को मालूम चल गया कि हमने ग्वालियर जाने के बहाने होटल में क्या किया था, घर वाले नाराज हो जाएंगे और हो सकता है कि ये रिश्ता भी
ही तोड़ दें। इसीलिए दोनों काफी सोच विचार करने के बाद एक फैसला लेते हैं कि क्यों ना पुलिस की मदद ली जाए। उसके बाद राहुल और रश्मि अपने घर परिवार वालों से झूठ बोलकर 1 मई को फिर से ग्वालियर जाते हैं और ग्वालियर के एसपी आशीष खरे से मुलाकात करते हैं और एसपी साहब को वो वीडियो ही नहीं दिखाते हैं बल्कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब 1 महीने के बाद हमारी शादी होने वाली है, आप कैसे भी करके हमें बचा लीजिए, वरना अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो हम समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। राहुल जब ये सारी बातें एसपी साहब से बताता है, एसपी साहब भी इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेते हैं। दरअसल एसपी साहब सबसे पहले पड़ाव थाने में फोन करते हैं और इस केस को पड़ाव थाने में हैंड ओवर कर देते हैं। राहुल और रश्मि जब पड़ाव थाने में जाते हैं तो वहां के थाना प्रभारी इन दोनों को सुझाव देते हुए कहते हैं कि तुम उस व्यक्ति के पास फोन करो और उससे बोलो कि मेरे पास एक बार में 2.5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाएगा। दरअसल मैं 2.5 लाख तो दूंगा, लेकिन ये सारा पैसा मैं किस्तों में दूंगा। उसके बाद राहुल जब उस नंबर पर फोन करता है और जब उस लड़के से कहता है कि मेरे पास एक बार में पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा, मैं सारा पैसा तो दूंगा लेकिन वो पैसा एक बार में नहीं बल्कि 50,000 रुपए 5 बार में दूंगा। वो लड़का भी इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद राहुल अपने बताए हुए जगह पर पैसा देने के लिए उस लड़के को बुलाता है। वो लड़का जब पैसा लेने के लिए आता है उससे पहले ही पुलिस सिविल ड्रेस में वहां पहुंच जाती है और जब वो लड़का जैसे ही वहां पर पहुंचता है पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि उसका नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। दरअसल ये भूपेंद्र कोई और नहीं बल्कि ग्वालियर के उसी होटल में काम करता है जहां राहुल और रश्मि एक रात मुलाकात किए थे। पुलिस जब भूपेंद्र से पूछताछ करती है तो भूपेंद्र पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मैं तो केवल पैसा लेने के लिए आया हूं, दरअसल इसके पीछे कोई और है। लेकिन भूपेंद्र जो दूसरा नाम पुलिस को बताता है वो कोई और नहीं बल्कि उस होटल के रिसेप्शन पर जो 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा था वही है, जिसका नाम है विमुक्तानंद सारस्वत। उसके बाद पुलिस विमुक्तानंद को भी गिरफ्तार कर लेती है और जब इन दोनों से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारे पास ये वीडियो आया कैसे, इस पर भूपेंद्र भी सारी कहानी पुलिस को बता देता है। दरअसल कुछ महीने पहले ही भूपेंद्र उस होटल में काम करने के लिए आया था। भूपेंद्र जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन दिमाग का काफी तेज था। भूपेंद्र उस होटल में काम तो करता है लेकिन वहां पर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ महीने काम कर लेता है आखिरकार भूपेंद्र को उस होटल के बारे में सारी जानकारी मालूम चल जाता है कि उस होटल में अक्सर कपल्स ही आते हैं और जो कपल इस होटल में आते हैं कमरे में जाने के बाद वो करते क्या हैं। भूपेंद्र को जैसे ही मालूम चल जाता है अभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है और भूपेंद्र जब अपने पूरे प्लान के बारे में होटल मैनेजर विमुक्तानंद से बातचीत करता है और जब उसे पैसों का लालच देता है तो विमुक्तानंद भी भूपेंद्र की बातों में आ जाता है। उसके बाद भूपेंद्र एक दिन दिल्ली जाता है और वहां से नाइट विजन का कुछ कैमरा खरीद कर लाता है और फिर उन कैमरों को होटल के कमरे में जो टीवी लगा होता है उसके ऑन ऑफ स्विच में
उन कैमरों को फिट कर देता है। उसके बाद जब भी कोई कपल उस कमरे के अंदर जाता है और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, उस पल का फोटो और वीडियो उस कैमरे में कैप्चर कर लेता है। और जब वो कपल वहां से निकल जाते हैं, उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल में ले लेता है और रजिस्टर से उन लोगों का मोबाइल नंबर भी हासिल कर लेता है और फिर उनके नंबर पर उस वीडियो को भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। दरअसल भूपेंद्र इस तरीके से न जाने कितने लोगों को अभी तक ब्लैकमेल कर चुका था। भूपेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद पुलिस उस होटल में जाती है और जब कमरों की तलाशी लेती है तो मालूम चलता है कि होटल के अंदर जितने भी कमरे हैं, सारे कमरों में कैमरा लगा हुआ था। उसके बाद पुलिस उस होटल को सील कर देती है और फिर इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। इधर राहुल और रश्मि वापस अपने घर तो आ जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से जो काम इन दोनों ने उस होटल में किया था, इस बारे में दोनों के घर परिवार वालों को कभी मालूम नहीं चल पाता है। फिलहाल दोनों शादी करके खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।